हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 27 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ में, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द साइज रेंज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज। तो कोलोइडल डिस्पर्जन का साइज रेंज कितना रहता है? तो कोलोइडल डिस्पर्जन का साइज रेंज होता है 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की जो डिस्पर्जन्स आपकी होती हैं उनके पार्टिकल साइज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आपकी आती है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, जिसमें आपका पार्टिकल साइज जो है वो आपका रहता है लेस देन 0.1 नैनोमीटर। देन दूसरी आपकी आती है कोलोइडल डिस्पर्जन, जो हमने यहाँ पे पार्टिकल साइज डिस्कस कर लिया। कोलोइडल डिस्पर्जन के ऊपर ही एक और क्वेश्चन बनता है कि टिंडल इफेक्ट जो है वो किस टाइप की डिस्पर्जन्स में देखा जाता है। सो टिंडल इफेक्ट आपका कोलोइडल डिस्पर्जन के केस में मोस्टली जो है वो देखा जाता है। देन थर्ड कैटेगरी जो इसमें आती है वो आती है आपकी कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल साइज रेंज होती है वो आपकी 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा रहती है। तो ये तीनों जो भी आपकी टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन होती हैं, तीनों की ये साइज रेंज है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BCS इज़। तो BCS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCS स्टैंड्स फॉर बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इसमें आपको मेनली 4 क्लासेज जो हैं वो देखने को मिलेंगी, +1 बुक्स में एक एडिशनल क्लास 5th क्लास भी दी गई है। तो इसमें टोटल 5 क्लासेज होती हैं, जिसमें मेनली 4 क्लासेज को मोस्टली स्टडी किया जाता है। इसमें हम इन्हीं 4 क्लासेस को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सो जो ये 4 क्लासेज हैं, ठीक है, 4 क्लासेस BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम की। सो इसमें आपकी सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सॉल्युबिलिटी की एंड परमिएबिलिटी की, सो अगर सॉल्युबिलिटी भी आपकी हाई है एंड परमिएबिलिटी भी हाई है, तो ये आपका आ जाता है क्लास नंबर 1 में। अगर सॉल्युबिलिटी लो है लेकिन परमिएबिलिटी हाई है, देन इट विल कम अंडर क्लास 2। वहीं इसका ऑपोजिट है, हाई सॉल्युबिलिटी है लेकिन परमिएबिलिटी लो है, तो वो आपका आ जाएगा क्लास नंबर 3 में। एंड जब आपकी दोनों ही चीज़ें लो हैं, सॉल्युबिलिटी भी लो है, परमिएबिलिटी भी लो है, देन इट विल कम इन क्लास नंबर 4। तो ये चारों क्लासेस का आपको पता होना चाहिए। मोस्टली इन दो पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यही आपकी थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती हैं। इसके अलावा जो BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम में दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो इन पर्टिकुलर क्लासेस में कौन कौन से ड्रग्स फॉल करते हैं उनके ऊपर पूछा जाता है। तो उन ड्रग्स को एक बार देख लेते हैं। तो जो आपकी क्लास 1 है, ठीक है, क्लास 1 यानी कि हाई सॉल्युबिलिटी और हाई परमिएबिलिटी जिसमें रहती है, उसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके प्रोप्रेनोलोल, एक ड्रग आपको ये याद रखना है, दूसरा मीटोप्रोलोल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी क्लास 1 के। वहीं अगर मैं बात करूं क्लास 2 की, जो कि आपकी लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी वाली रहती है, इसमें आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाते हैं, नसेड्स, जिसमें आपका ड्रग कीटोप्रोफेन आ जाता है। देन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आता है, जो कि आपका कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, वो भी आपका क्लास 2 में आता है। देन नेक्स्ट है आपकी क्लास 3। तो क्लास 3 जो कि आपकी हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी वाली क्लास है, इसमें जो आपके ड्रग्स आते हैं, इसमें आपका एक तो रेनिटिडिन आ जाता है, रेनिटिडिन ड्रग, एंड दूसरा एटेनोलोल। तो ये दो डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके क्लास 3 में आते हैं। वहीं पे अगर मैं क्लास 4 की बात करूं, जो कि आपकी लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी वाली होती है,
सो इसमें आपका हाइड्रोक्लोरथायाजाइड आ जाता है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड फिरोसेमाइड, ये ड्रग आपको क्लास 4 में याद रखने हैं। तो ये था आपका BCS क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इमल्शन की इनस्टेबिलिटी इनमें से कौन सी है? ब्रेकिंग, मोटलिंग, अनइवन सरफेस और पिकिंग। इसमें ब्रेकिंग जो है वो आपकी इनस्टेबिलिटी है इमल्शन की, बाकी मोटलिंग, अनइवन सरफेस, पिकिंग ये सारे आपके टैबलेट डिफेक्ट्स में आते हैं। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग की कि ब्रेकिंग होती क्या है, तो ब्रेकिंग को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज़ क्रैकिंग। एंड ब्रेकिंग में एक्चुअली होता क्या है, जो आपके दो फेजेज़ हैं, इन दोनों फेजेज़ की कंप्लीट सेपरेशन जो है वो आपकी हो जाती है। एंड ये कंप्लीट सेपरेशन किस वजह से होती है? जो भी आपका ऑयल एंड एक्वस फेज है उसकी कंप्लीट सेपरेशन हो जाएगी। एंड ये किस वजह से होगी? तो जो भी आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं इमल्शंस में, उनके आजू बाजू में जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। इस प्रोटेक्टिव कोटिंग के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपका ब्रेकिंग जो है वो आपको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अदर इनस्टेबिलिटीज़ हैं आपकी इमल्शंस की, उसमें आपकी एक आ जाती है फ्लोकुलेशन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी आपकी इनकम्पेटिबिलिटी हैं, इनस्टेबिलिटीज़ हैं, इन इनस्टेबिलिटीज़ के नाम तो एटलीस्ट आपको पता ही होने चाहिए, बाकी इनकी डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका फ्लोकुलेशन है, फ्लोकुलेशन को फ्लफ़ी एग्लोमेरेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फ्लफ़ी एग्लोमेरेट्स। इसमें क्या होता है, जो भी आपके ग्लोब्यूल्स हैं, जो नेबरिंग ग्लोब्यूल्स होंगे वो आपके एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे एंड एग्लोमेरेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस इनस्टेबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है जब भी हम ग्लोब्यूल सरफेस के ऊपर चार्ज अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी इसमें चार्ज अप्लाई किया जाएगा तो उस केस में हम फ्लोकुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंस्टेबिलिटी में दूसरा आपको देखना है क्रीमिंग। क्रीमिंग भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो जो आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होने की वजह से, ठीक है, उनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से आपका क्रीमिंग डिफेक्ट जो है वो होता है। तो इसमें आपको दो टाइप्स मेनली देखी जाती हैं, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर। ये दो टाइप्स की इमल्शन होती हैं। तो वाटर इन ऑयल में क्या होता है, इसमें आपकी डाउनवर्ड क्रीमिंग होती है, जबकि ऑयल इन वाटर में अपवर्ड क्रीमिंग होती है। देन इसके अलावा अदर इंस्टेबिलिटी की बात करूँ तीसरी में, तो वो आपका आ जाता है कोलेसेंस। इट इज़ एन अनदर टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, जिसे कॉम्पैक्ट एग्लोमेरेट्स भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कॉम्पैक्ट एग्लोमरेट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ग्लोब्यूल्स जो हैं वो आपके फ्यूज़ होते हैं एक दूसरे के साथ में और एक बिगर ग्लोब्यूल्स, एक बड़ा ग्लोब्यूल बना देते हैं। एंड इस बड़े ग्लोब्यूल को डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है बाय यूजिंग सूटेबल इमल्सिफायर फिल्म्स अराउंड द ग्लोब्यूल्स। देन इसमें एक स्टेबिलिटी आपकी रह जाती है फेज़ इन्वर्जन। फेज़ इन्वर्जन काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो इनस्टेबिलिटी है आपकी इमल्शन की। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑयल इन वाटर इमल्शन है वो आपकी वाटर इन ऑयल में रिवर्स हो जाती है, इससे उल्टा हो जाता है, ऑयल इन वाटर जो है वो वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपकी एक बेसिक फेज़ इन्वर्जन इंस्टेबिलिटी है। 5 इंस्टेबिलिटीज इसमें है। सो ये सारी पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोस्कोपिक मेथड फॉर एडजस्टिंग पीएच कम्स अंडर। तो पीएच की एडजस्टमेंट के लिए क्रायोस्कोपिक मेथड जो है वो किस क्लास में आता है? बेसिकली जो आपके मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी होते हैं वो आपके
दो ही क्लासेस रहती हैं, एक क्लास 1 एंड एक क्लास 2 जो मोस्टली स्टडी की जाती हैं। तो अगर मैं क्लास 1 मेथड की बात करूं तो क्लास 1 मेथड में आपका एक तो क्रायोस्कोपिक मेथड आ जाता है, दूसरा इसमें सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ये दो मेथड आपको क्लास 1 मेथड्स में आपको देखने को मिलेंगे। किस केस में? पीएच एडजस्टमेंट के केस में। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपका क्रायोस्कोपिक मेथड है, इसके ऊपर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये किस के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है आपका क्रायोस्कोपिक मेथड। देन इसके अलावा जो आपकी दूसरी क्लास आती है क्लास 2 मेथड्स, तो क्लास 2 मेथड्स में आपको फिर से दो नाम याद रखने हैं। एक आपका आता है वाइट विंसेंट मेथड, वन इज़ वाइट विंसेंट मेथड एंड दूसरा है आपका स्प्रॉल्स मेथड। तो ये दो नाम इसमें आपको याद रखने हैं। सो वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है? वाइट विंसेंट मेथड में आपका जो ड्रग है इसको वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए, जबकि जो स्प्रॉल्स मेथड है ये आपकी वाइट विंसेंट मेथड की ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है एंड इसमें आपका 0.3 ग्राम 1% सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो ये दो क्लासेस ऑफ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है। तो ये दोनों मेथड क्लास आपको पता होनी चाहिए, उस क्लास में कौन कौन सा मेथड आता है उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGPT एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट मार्कर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। SGPT जो है वो इनमें से किसका एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है? SGPT की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो SGPT आपका होता है सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांस एमिनेज। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट मार्कर होता है लीवर फंक्शन टेस्ट का। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट मार्कर्स या फिर सीरम एंजाइम्स की बात करते हैं जिनके एलिवेट होने पे हम किसी डिजीज़ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर बॉडी में अमाइलेज एंजाइम जो है, सीरम में अमाइलेज एंजाइम एलिवेट हो जाता है तो इट विल बी द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटिस। तो ये आपका अमाइलेज एंजाइम की इंक्रीज होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं एस गोट है आपका सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज। तो इसके एलिवेशन की वजह से हमें हार्ट अटैक के बारे में पता लगेगा। हार्ट अटैक या फिर जो भी आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके बारे में आपको इसमें आइडिया मिलेगा। देन इसके बाद आपका आता है अल्कलाइन फॉस्फेट, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो आपका रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये दो कंडीशंस। वहीं पे अगर आपका एसिड फॉस्फेटेज आएगा तो एसिड फॉस्फेटेज के केस में आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पता लगेगा। ये सारे एलिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। देन एक और इम्पॉर्टेंट सीरम एंजाइम आता है जो कि आपका है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, जिसको एब्रीवेट करके लिखा जाता है LDH। सो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज जो है वो आपका हार्ट अटैक के केस में एंड लीवर डिजीज़ के केस में, तो ये इसमें दो कंडीशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। विटामिन के जो है वो किन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है? तो ये हमने इसी सीरीज में पहले भी डिस्कस किया है जब हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे।
तो विटामिन के 4 फैक्टर इसमें आपको याद रखने हैं। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10। सो ये 4 आपको फैक्टर याद रखने हैं जो कि आपके विटामिन के की रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज करेक्ट आ जाएगा, 7, 9 एंड 10। तो यही आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके 4 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। अभी यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है, तो फैक्टर्स जो हैं वो टोटल 13 फैक्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बीच में कुछ मिसिंग भी हैं, लेकिन टोटल 13 नंबर, रोमन में अगर 13 नंबर की बात करें तो 13 नंबर में आपके होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर्स को वन बाय वन देखते हैं, इनका क्या क्या नाम है। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टर 1 की, तो फैक्टर 1 आपका होता है फाइब्रिनोजेन। फैक्टर 1 इज़ फाइब्रिनोजेन। फैक्टर 2 आपका होता है प्रोथ्रोम्बिन। देन आपका थर्ड आता है, थर्ड इज टिश्यू फैक्टर। थर्ड आपका है टिश्यू फैक्टर। फोर्थ आपका है कैल्शियम आयंस। फोर्थ के बाद जो आपका फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन इज प्रोएसिलेन लेवाइल फैक्टर। तो ये भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा फैक्टर 6 जो है वो कोई भी नहीं होता, ठीक है। फैक्टर 6 नॉट एग्जिस्ट। देन आपका जो फैक्टर 7 होता है, फैक्टर 7 आपका होता है स्टेबल फैक्टर, ठीक है, स्टेबल फैक्टर या फिर प्रो कन्वर्टिन। ये दो नाम इसमें आपको याद रखने हैं फैक्टर 7 के केस में। वहीं पे जो फैक्टर 8 आपका होता है, फैक्टर 8 आपका होता है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर इसमें आपको याद रखना है। 8 के बाद में अगर मैं बात करूँ 9 की, तो जो फैक्टर 9 है उसे कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर। दिस इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर। देन आपका आता है फैक्टर नंबर 10। 10 आपका होता है स्टुअर्ट फैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्टर नंबर 10 का नाम। देन 10 के बाद है आपका 11 नंबर का फैक्टर। सो 11 फैक्टर आपका होता है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी। देन यहाँ पे 11 हो गई। 11 के बाद 12th जो है, 12th इज हेगेमैन फैक्टर, ठीक है, हेगेमैन फैक्टर। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है फैक्टर नंबर 10 के ऊपर, तो ये फैक्टर नंबर 12 के ऊपर। देन इसके अलावा जो 13th क्लोटिंग फैक्टर है उसमें आपका आ जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये 13 फैक्टर हैं। 13 मीन्स एक तो इसमें से कैंसिल है, 13 में से, तो टोटल 12 ही फैक्टर हैं। इन सभी के नाम के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ वॉल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रॉ वॉल्फिया किसका एग्जाम्पल है? तो रॉ वॉल्फिया इज एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। सो हाइपरटेंशन के केस में यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं भी अगर हम रॉ वॉल्फिया की बात करें, तो रॉ वॉल्फिया को छोटा चांद भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज छोटा चांद और सर्पगंधा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो आपकी थोड़ी स्नेक टाइप की शेक रहती है। देन इसमें अगर मैं बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूँ रॉ वॉल्फिया के, बायोलॉजिकल सोर्स में इसमें आपकी ड्राइड रूट्स का यूज़ किया जाता है। कौन सी इसमें रूट होती है? इट इज़ रॉ वॉल्फिया सरपेंटिना। रॉ वॉल्फिया सरपेंटिना। फैमिली के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फैमिली इज एपोसाइनेसी, तो ये इसमें आपको याद रखना है।
इसके अलावा अगर मैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूं, तो जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो इसमें अराउंड 30 इंडोल अल्कलॉइड्स जो हैं वो आपके इसमें रॉ वोल्फिया में देखे गए हैं। इसमें आपका जो अल्कलॉइडल कंटेंट होता है रॉ वोल्फिया में, वो 0.7 से लेकर के 3% ही इसमें टोटल अल्कलॉइडल कंटेंट जो है वो रहता है। देन इसमें जो अल्कलॉइड रॉ वोल्फिया है, इसके जो कंस्टेंट है इसको डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। एक क्लास आपकी आती है सिंपल इंडोल अल्कलॉइड्स, दूसरी आपकी आती है इंडोलिन अल्कलॉइड्स, तीसरी आपकी आती है इंडोलेनाइन अल्कलॉइड, चौथी आपकी आती है ऑक्सी इंडोल अल्कलॉइड, एंड पांचवी आपको याद रखनी है सीडो इंडोक्सिल अल्कलॉइड। अब इनमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड है वो आपका होता है रिसर्पिन, ठीक है, एंड रिसर्पिन की ही आपकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी होती है। सो वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेका कोनहा बिलोंग्स टू डैश फैमिली। इपेका कोनहा की फैमिली क्या है? तो इपेका कोनहा बिलोंग्स टू रूबिएसी फैमिली। इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इपेका कोनहा के भी सिनोनिम की बात करें तो इसे सिंपली कहा जाता है इपेकाक। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो बायोलॉजिकली ये आपका ड्राई रूट्स एंड राइजोम्स दोनों से ही ऑब्टेन होता है। सो इसमें आपका जो बोटेनिकल नेम आता है दैट इज सिफेलिस इपेका क्वेन्हा। दूसरा इसमें जो आपका बोटेनिकल नेम आता है वो आपका आता है सिफेलिस एक्यूमिनाटा, सिफेलिस एक्यूमिनाटा। एंड इसमें इपेका कोन्हा में आपका 2% से ज़्यादा जो है वो आपका अल्कलॉइडल कंटेंट रहता है। एंड इस 2% में से 50% जो है वो आपका क्या रहता है? इट इज़ एमेटिन। सो ये है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो ये हमने देख ही लिया है, इपेका कोन्हा में एमेटिन आ जाता है। सो ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यूज़ रहता है। देन इसके बाद में अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस में इसमें आपका सबसे पहले इपेका कोन्हा जो है वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करता है, एज वेल एज एमेटिक की तरह भी इसका जो है वो यूज़ रहता है। अगर इपेका कोन्हा को स्मॉल डोजेज में दिया जाता है तो इट विल एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट, वहीं इसमें हाइयर या फिर लार्ज थोड़ी सी बड़ी डोज पे अगर एमेटिक को दिया जाता है सो इट विल एक्ट एज एमेटिक। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिडिन एक्ट्स एज। सो फेमोटिडिन जो है वो कैसे एक्ट करता है? तो फेमोटिडिन आपका पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ H2 हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो भी टिडिन वाले ड्रग्स हैं वो सारे ही आपके H2 हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट पेप्टिक अल्सर के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं पेप्टिक अल्सर के ड्रग्स की बात करूं तो इसमें एक कैटेगरी आती है आपकी प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, इसके ड्रग्स जो हैं वो आपके प्राजोल वाले सारे ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका ओमेप्राजोल आ गया। ओमेप्राजोल के बाद में इसमें एस्मोप्राजोल आ गया। एस्मोप्राजोल के बाद में आपका रेबिप्राजोल, मीन्स जो प्राजोल वाले ड्रग्स हैं वो सारे आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं। वहीं पे अगर मैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करूं, एंटी कोलिनर्जिक में आपका पायरेनजिपिन आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे एक इम्पोर्टेंट क्लास इसी में आती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो कि आपका होता है मीजोप्रोस्टोल। इसके अलावा एक और ड्रग के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका सुक्रालफेट।
तो सुक्रालफेट क्या है, ये आपका अल्सर प्रोटेक्टिव कैटेगरी में आता है एंड ये भी आपका एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग है। इसके अलावा जो आपके एक क्लास आपकी बचती है इसमें एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, जिसमें आपका एमॉक्सिसिलिन आ जाता है, एमॉक्सिसिलिन आ जाता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, मेट्रोनिडाजोल आ जाता है, देन टीनिडाजोल आ जाता है। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स के केस में आते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस को इसमें आइडेंटिफाई करना है। मेनली 4 इसमें स्टेजेस होते हैं। जो आपका सबसे पहला स्टेज आता है वो आपका होता है एनाल्जेसिया का। एनाल्जेसिया के बाद जो दूसरा आपका इसमें स्टेज आता है, दूसरा आपका होता है एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम का। तीसरा आपका आता है सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड जो फोर्थ स्टेज है वो आपका होता है मेडुलरी पैरालिसिस और डेथ। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं आपके जनरल एनेस्थीसिया के। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कभी कभार एक सिंगल ये उठा लेते हैं लाइक कि सर्जिकल एनेस्थेटिक एंड स्टेज का लिंक करो, ठीक है, कि कौन से स्टेज में आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया आता है। तो ये आपका किस में आता है, ये आपका स्टेज 3 में आता है। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, चारों स्टेजेस का पता होना चाहिए। एंड साथ ही आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।